कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका बहुत अच्छा खासा रिवीजन हो रहा होगा, साथ ही साथ आपको नए नए फैक्ट्स जानने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उसको प्रैक्टिस के माध्यम से अंदाज लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि कितना हमें तैयार है और कितना और भी हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी जो है ख्याल को दिमाग में रखते हुए चलिएगा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम प्लेज आर नोन एज, बताइएगा। प्रॉब्लम प्लेज जो कि आप देख पाते हैं कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, कॉमिक रिलीफ, उसी तरह से आपको कॉमेडी ऑफ मैनर, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, है ना। और आपको पता है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये सब ट्रेजेडी और कॉमेडी के पार्ट हैं और जिसको हम लोग प्ले में या ड्रामा में इंक्लूड करते हैं। तो उसी प्रकार से प्रॉब्लम प्ले का को और क्या कहा जाता है। तो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है द सेंटिमेंटल प्लेस, ड्रामाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा ऑफ आइडियाज़ या प्रोपोगेंडा प्लेज। तो फटाफट आप आंसर करते रहें मेरे साथ। देखिएगा, प्रॉब्लम प्ले के लिए अगर देखा जाए तो जॉन गाल्स वर्दी जो कि टीजीटी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, और आप देखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, हेनरी किप्सन, ये सब प्रॉब्लम प्ले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तो उसको याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रॉब्लम प्ले को क्या कहा जाता है, ड्रामा ऑफ आइडिया भी कहा जाता है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो हम सभी प्रॉब्लम प्ले पढ़ते हैं जैसे एप्पल कार्ट मैन एंड सुपरमैन, गाल्स वर्दी के सभी जो है सोसाइटी से रिलेटेड सोशल प्रॉब्लम होते हैं। हेनरी किप्सन भी इसी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम प्लेस को ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के नाम से जाना जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आप सभी लोग करेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ्स डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड, बताइएगा कौन सी ऐसी मैथोलॉजी का जो है टर्म है या शब्द है या कैरेक्टर है जो वेस्टलैंड में नहीं मेंशन है। नहीं को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1922 में 1922 में टीएस इलियट ने इसको पहली बार अक्टूबर में जो है क्राइटेरियन में और दूसरी बार द डायल में जो कि आपका नवंबर में हुआ था उसको पब्लिश करवाया था। दोबारा 1922 में ही ये दिसंबर में आप देख पाते हैं कि ये बुक के फॉर्म में आया था और ये 5 भागों में बटा है। और इसका जो है काट छांट करने का काम या जो भी मतलब हटाने का काम था इजरा पाउंड ने किया था, इसीलिए उनको बेटर क्राफ्टमैन के नाम से टीएस इलियट ने बुलाया है। तो कौन कौन से ऐसे हैं मिथ्स जो नहीं मेंशन है, ओएडिपस मेंशन है, होली ग्रेल या लीजेंड ऑफ फिशर किंग मेंशन है, फिलोमेला मेंशन है, साइपिसस क्या ये मेंशन है या नहीं मेंशन है, या बाकी जो मैंने कहा मेंशन है क्या वो मेंशन है, आप बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। यही जो सिसिपस है ये नहीं मेंशन है, बाकी ओडिपस, ग्रेल, लीजेंड ऑफ फिशर किंग और फिलोमिला मेंशन है। किस वर्ष में लिखा गया है आप इसको भी बताएं, फटाफट आंसर करें। ब्लैंक वर्स में, फ्री वर्स में कि हीरोइक कपलेट में, बताइएगा किस में, या कोई मीटर आप ले लें जैसे राइम रॉयल, ओटवा रीमा, किस में लिखा गया है। फ्री वर्स, बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, फ्री वर्स में लिखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे। हु रिफर्ड टू टीएस इलियट्स स्टाइल एज पोएटिक शॉर्ट हैंड, किसने कहा है टीएस इलियट की स्टाइल को पोएटिक शॉर्ट हैंड, बताइएगा। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में चल रहा है, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था और किसके लिए मिला था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बताइएगा। टीएस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला था, ऑप्शन ले लें 1932, 1949, 1948 और 2005, बताइए। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज दोनों 1948 में मिला था, बिल्कुल सही। और यहाँ पर वेस्टलैंड के लिए ही मिला था। तो चलिए बताइए, पोएटिक शॉर्ट हैंड टीएस इलियट के स्टाइल को किसने कहा है, इजरा पाउंड ने, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने, आई.ए. रिचर्ड्स ने या डब्ल्यू.बी. ईट्स ने, सबके आंसर आ जाएं, बताइएगा। बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, आई.ए. रिचर्ड ने कहा है, ठीक है। आई.ए. रिचर्ड्स ने
पोएटिक शॉर्ट हैंड कहा है टी.एस. इलियट के स्टाइल को, और इन्होंने ही वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडिया कहा है। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद रख लें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर, व्हाट इज द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम। बताइए सेलिंग टू बाइजेंटियम ये इसकी थीम क्या है। पहले तो आप ये बताएं सेलिंग टू बाइजेंटियम का रिलेशन किससे है। ये जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है ये क्या है, पोयम है, नॉवेल है, या पोएट्री कलेक्शन है। बताइएगा क्या है ये। तो सबसे पहले यही है, और किसने इसको लिखा था बताइएगा, ये किससे संबंधित है। तो याद रख लीजिए, बिल्कुल सही आप सभी लोग जो है करेक्ट हैं। W.B. ईट्स, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट हैं। W.B. ईट्स ने जो है फर्स्ट पब्लिश इन 1928 कलेक्शन ऑफ द टावर। टावर के कलेक्शन में, द टावर के कलेक्शन में 1948 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। और जो है ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें जो है 4 स्ट्रेंजा ओटवा रीमा के हैं, और हर स्ट्रेंजा में 8-10 सिलेबल वाले लाइन है, ठीक है। और बाइजेंटियम जो है कॉन्स्टेंटिनोपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या था आप जानते हैं कि इस्तांबुल यानी कि कुस्तुस्तुनिया की राजधानी थी जब रेनेसा में जो है तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तो यहाँ पर वो बाइजेंटियम जो पवित्र स्थान माना जाता है, तो मानसिक यात्रा दिखाई गई है इसमें W.B. ईट्स की। तो यहाँ पर आपको पता है इट इज अ सिंबल फॉर द सिटी ऑफ द सोल इन हिज लिविंग ह्यूमन फॉर्म। आप इसको याद रखिएगा। तो एक इसका क्या मतलब है, सेलिंग टू बाइजेंटियम जो आपको मिल रहा है वो क्या है। पहला ऑप्शन ले लें इटर्निटी ऑफ लाइफ, दूसरा मैन इज मॉर्टल, तीसरा लाइफ इज यूजलेस, या प्रॉब्लम्स अराउंड लाइफ। तो याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर देती हूँ बट आपको याद रखना पड़ेगा। जिन भी जो है विद्यार्थियों को पता है फैक्ट्स, उनका रिवीजन हो जा रहा हो, जिनको नहीं पता है या जिसने जो है ध्यान से नहीं पढ़े हैं, वे बच्चे ध्यान से इसको सुन सकते हैं, ठीक है। दोनों बच्चों के लिए फ़ायदा है, जिनको याद है उनका रिवीजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं ध्यान केंद्रित किया उनको ध्यान केंद्रित कर देना है, ठीक है। तो इटर्निटी ऑफ लाइफ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, irrevocably dark total eclipses without all hope of the day, hope of day। ये लाइन कहाँ से ली गई है, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से, सैमसंग एगोनिस्ट से, या कोमस से, या लीसीदास से। क्या ये चारों रचनाएं मिल्टन की ही हैं। यदि हैं तो आप डेट बताते चलें, ठीक है। सबके डेट बताएं। देखिएगा पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम सभी बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट 1658 में स्टार्ट किया गया था, 1665 में कंप्लीट किया गया था, 1667 में फर्स्ट पब्लिश इन 10 बुक्स एंड सेकेंड टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन 12 बुक्स, और कब 74 में, ओके। सैमसंग एगोनिस्ट की बात करें तो पैराडाइज रिगेंड और सैमसंग एगोनिस्ट ये 1671 में आया था। लीसीदास की बात करें तो 1637 से लेकर के 38 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो लीसीदास एक एलिजी है और पैस्टोरल एलिजी एडवर्ड किंग की याद में लिखा गया था। और जो कोमस है ये 1634 में लिखा गया, ये एक मास्क है। तो आई थिंक यू ऑल आर करेक्ट। ये आपका लाइन कहाँ से लिया गया है, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट हैं। ये बी ऑप्शन सैमसंग एगोनिस्ट से लिया गया है, ठीक है। और ये ग्रीक जो है मॉडल पर आधारित है सैमसंग एगोनिस्ट से। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, जिन विद्यार्थियों को नहीं याद है वो जान ले कि सैमसंग एगोनिस्ट ये आपका जो इनकी वाइफ हैं डेलीला, तो डेलीला जो हैं ये इनके बालों के राज को जान जाती हैं और इनके बालों की वजह से इनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, और ये अंधे हैं, ठीक है। अंधा जो है होने का जिक्र है। तो आप देख पाते हैं कि जो सैमसंग है उसके माध्यम से माना जाता है कि जॉन मिल्टन ने अपना रिप्रेजेंटेशन किया है। तो आप डार्क 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 और सैमसंग एगोनिस्ट अंधे हैं, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज द फर्स्ट प्ले ऑफ गिरीश कर्नाड। इट इज बेस्ड ऑन महाभारत। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1961। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम एंड Kannada himself translated it into English. It is a play in 4 acts. The play is, बताइएगा एक ऐसा प्ले
जो फर्स्ट प्ले है गिरीश कार्नाड का हयावदाना, इनका प्रिस्क्राइब है ना एल्टीग्रेड में, आप सभी लोग पढ़े होंगे। मुझे लगता है कि जो है सभी बच्चे जो भी मुझसे जुड़े हैं एल्टीग्रेड की तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। और उसमें भी देखिए ऑनलाइन फॉर्म आने ही वाले हैं, सूचनाएं मिल रही हैं कि जो योग्यता का विवाद है वो सॉल्व हो गया है, या फिर भी आप ऐसे समझे कि किसी भी हाल में तैयारी पहले से करते रहना है, ठीक है। तो गिरीश कार्नाड का है और ये महाभारत पर आधारित है, 1961 में, है ना, ये पब्लिश हुआ था और ये मलयालम और कन्नड़ में लिखा गया था और खुद ही इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। 4 एक्ट का प्ले है। इतने सारे फैक्ट्स मैंने एक साथ रख दिए हैं ताकि जो है आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। तो ये बात किसकी हो रही है, क्या तुगलक का जिक्र महाभारत में है? जिन बच्चों को आंसर नहीं आ रहा होगा वो कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तुगलक का जिक्र महाभारत में नहीं है, लेकिन तुगलक जो है 1964 में लिखा गया, गिरीश कर्नाड के द्वारा ही रचना है, ठीक है। इनका मैन ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का आदमी, ये भी जो है जीबी, ये जो है गिरीश कर्नाड का नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। 1895 में जीबी शॉ के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। और जो है यू नेवर कैन टेल, ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ 1897 में है। तो बाकी जब ये सब ऑप्शंस नहीं होगा तो ययाति का जिक्र महाभारत में मिलता है, ठीक है। अगर आप जो है बुक को अच्छे से पढ़ेंगे महाभारत के, या कभी भी आपको महाभारत के जो है सीरियल्स वगैरह या किसी प्रकार से देखने का जिक्र मिले तो आपको ये मिल जाएगा, ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अ नॉवेल बाई फकनर, फकनर मीन्स विलियम फकनर, अमंग द फॉलोइंग, विलियम फकनर के द्वारा लिखा गया नॉवेल इसमें से कौन सा है? ओल्ड मैन एंड द सी, द सन आल्सो राइजेस, द साउंड एंड द फरी, और आपको विंडोज मिल रहा है। तो मुझे लगता है आपने आंसर कर ही लिया होगा बड़े आराम से, द साउंड एंड द फरी। तो मिल गया आंसर, बट आप हमें बताएं कि ये कब जो है पब्लिश हुआ था, ये बताएं, और ये कहाँ से लिया गया टाइटिल है। बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके सामने रखे जा रहे हैं, बताइए कहाँ से लिया हुआ टाइटिल है साउंड एंड द फरी, किसके जो है रचना से लिया हुआ है, और कब ये पब्लिश हुआ था। देयर आर 3 क्वेश्चंस, बताइए। मैंने हालांकि पहले बता रखा है, बट जो है आपने कितना जो है बातों को माइंड में रखा है उसको ध्यान रखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस मैं दे देती हूँ। 1929 बिल्कुल सही, 1929 में ये पब्लिश हुआ था और विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है, ठीक है। बहुत अच्छे, आप सभी लोग करेक्ट हैं। तो ओल्ड मैन एंड द सी किसका है, सन आल्सो राइजेस किसका है, विंडोज किसका है, बताइए। सन आल्सो राइजेस और ओल्ड मैन एंड द सी किसका है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ओके। मुझे लगता है आपको अच्छे से पता रहा होगा। और विंडोज किसका है ये बताएं, जॉन गाल्सवर्दी का, बिल्कुल सही, जॉन गाल्सवर्दी का, ओके। ये आपका विंडोज है। बहुत अच्छे, आप सभी लोग करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विलियम फकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन, बताइए विलियम फकनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1948 में, 1932 में, 1949 में, 2005 में, बताइएगा। विलियम फकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन, आपको याद रखना पड़ेगा कि विलियम फकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, नए फैक्ट को जानना तो आवश्यक है, लेकिन क्या पुराने फैक्ट्स हमारे दिमाग में हैं या मैं भूल रहा हूँ या मैं भूल रही हूँ, इसको आपको जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 1948 में किसको, टी.एस. इलियट को, ध्यान रख लीजिएगा, टी.एस. इलियट को। 1932 में जॉन गाल्सवर्दी को, ये भी याद रखें। 1949 में अपना आंसर मिल गया विलियम फकनर। और 2005 में किसको मिला था, हैरोल्ड पिंटर को, ठीक है, जिसका बर्थडे पार्टी आपने बहुत फेमसली पढ़ा है ना, कि उसमें जो है बर्थडे पार्टी के लिए कब मिला था, 2005 में हैरोल्ड पिंटर को, ठीक है। तो आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स वाज रिटन बाय कमला दास, बताइएगा। मिलते जुलते कोई ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएटिक कलेक्शन क्या है, या कलेक्शंस ऑफ पोएम्स क्या है?
पहला समर इन कैलकाटा, दूसरा लीव्स ऑफ द ग्रास, तीसरा गीतांजलि और चौथा सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स। यदि आपने करेक्ट आंसर कर दिया तो बाकी ऑप्शंस भी बताते चलें, ओके, क्योंकि सारे ऑप्शंस ये किसी न किसी का कलेक्शन ऑफ पोयम्स है, बताइएगा, या पोएट्री कलेक्शन है, जो भी आप समझें। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शंस आपने देख लिया। समर इन कैलकाटा, डेट भी बताते चलें 1965, बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं। समर इन कैलकाटा 1965 में कमला दास के द्वारा लाया गया था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब बाकी ऑप्शंस भी बताएं। लीव्स ऑफ द ग्रास किसका है, गीतांजलि किसका है, सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स किसका है, बताइएगा। लीव्स ऑफ द ग्रास आप देख पाते हैं वॉट विटमैन का है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर का है, और सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स की अगर हम सभी बात करें तो ये टोटल्स मिसलेनी के तहत ये सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स था, 60 सॉनेट्स का कलेक्शन था। तो आपको मुझे लगता है सभी ऑप्शंस याद हो गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट है, 1965 ये इसका पब्लिकेशन डेट है, बिल्कुल सही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। थॉमस हार्डीज लास्ट मेजर नॉवेल वाज, बताइएगा थॉमस हार्डी का लास्ट मेजर नॉवेल क्या था। टेस ऑफ द डी अर्वर विल्स, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या ट्रिम्पेट मेजर, बताइएगा। देखिए ये बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल बनी ही होगी कि टेस और ज्यूड ये दो ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, दो जो ऐसा मेजर नॉवेल लिखा था जिसमें इन्होंने जो है जो विक्टोरियन सोसाइटी में उतना ओपनली नहीं बात किया जाता था, उस मुद्दे को उन्होंने जो है लिखने की, कहने की हिम्मत की। जैसे आप देखते हैं कि किस प्रकार से शारीरिक शोषण टेस नाम की लड़की का होता है, जिसका एक इलिजिटिमेट चाइल्ड सारो नाम का बच्चा होता है, और वो मतलब उसका सारो नाम रखती है, तो उसके सफरिंग्स को दिखाया गया। बाद में ये मर्डर कर देती हैं तो हैंग्ड हो जाती है। और ज्यूड द ऑब्सक्योर में आपने देखा है कि कॉलेज में किस प्रकार से मतलब जो है ज्यूड का और उनके जो है लाइफ पार्टनर का दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं ये दो ऐसी रचनाएं हैं जिनको लिखने के बाद अंतिम 30 वर्षों तक, ये भी फैक्ट्स आता है एग्जाम में, उन्होंने नॉवेल से मुंह ही मोड़ लिया और शॉर्ट स्टोरी तथा पोएम्स ही लिखते रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट थॉमस हार्डी, ठीक है। तो आपको अब पता ही चल गया होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज किस में होंगे, टेस्ट में और ज्यूड में। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही, जो बच्चे बी ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ज्यूड द ऑब्सक्योर का डेट देखते चलें तो 19 है ना, 1895 यानी थॉमस हार्डी का लास्ट की बात किया है, ओके। और अब टेस्ट का डेट देखें तो 1891 1891 में टेस्ट आया था, है ना। टेस्ट नाम की रचना, ड्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में। रिटर्न ऑफ द नेटिव का भी डेट याद कर लें 1878 में, और द ट्रिम्पेट मेजर का डेट याद कर लें 1880 में। तो बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट है, बाकी भी आप ध्यान से देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 11 चलिएगा। विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट, टेनिसन का अपना खुद का फेवरेट पोएम कौन सा था। पहला देख ले मॉड, दूसरा प्रिंसेस, तीसरा इन मेमोरियम, और चौथा यूलिसीज। बताइएगा, एक से बढ़ के एक है चारों, बट टेनिसन के लिए खुद उन्होंने पर्सनली कौन सा पसंद किया है अपनी रचना। डेट देखते चलें। अगर आप मॉड की बात करते हैं तो मॉड का टाइम बताएं आपको 1855 में, और प्रिंसेस का डेट देखें तो 1847 में, याद रख लें। और इन मेमोरियम तो सभी लोग जानते हैं, क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट था ये, और इसमें इन्होंने इसी साल इन्होंने वर्ड्सवर्थ की मृत्यु भी होती है। सेम ईयर ये पोएट लॉरिएट भी बनते हैं, और सेम ईयर इन मेमोरियम लिखा भी जाता है, ठीक है, पब्लिश भी होता है। लिखने में तो 17 साल लग गए थे। और आपका 1844 जो है 42 में यूलिसीज आया था, ठीक है। ये पब्लिकेशन डेट की बात हो रही है। तो उनका पर्सनली फेवरेट क्या था, मॉड, बिल्कुल मॉड इज अ मोनोड्रामा, ओके। तो मुझे लगता है आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत से बच्चे एकदम बहुत बढ़िया। आप अपने स्कोर भी शेयर करिएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, जॉन किट्स वॉज अ क्लासिकल पोएट थे, सेंटिमेंटल थे, डिडैक्टिक डेडिकेटेड पोएट थे, या हेलेनिस्टिक पोएट थे। बताइएगा, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओड ऑन अ ग्रेसियनर ने सभी लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं, हेलेनिस्टिक पोएट थे, ठीक है। और आप कीट्स और शैली की अगर बात करें तो शैली का जो जन्म था, जो मृत्यु थी, ये आपकी 1822 में होती है, और इनका जन्म
1792 में होता है। और किड्स की बात करें तो किड्स का 1795 में जन्म होता है और 1821 में इनकी मृत्यु होती है, और जिसके लिए एडोनाइज लिखा है पीबी शैली ने। तो आप सभी करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द डॉटर ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक की पुत्री कौन है? पोर्शिया है, नरेशा है, बाल्थाजर है, या जेसिका है? कौन है बताइएगा। हु इज द डॉटर ऑफ साइलॉक इन मर्चेंट ऑफ वेनिस? पोर्शिया, नरीसा, बाल्थाजर, जेसिका, विच वन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बहुत ही आसान सा है। पोर्शिया है कि नहीं है, नरीशा है कि नहीं है, बाल्थाजर है कि नहीं है, तो जेसिका इज द राइट आंसर। आप देख पाते हैं जेसिका है जो कि साइलाक की पुत्री है, ठीक है। पोर्शिया हीरोइन है, नरीशा इनकी नौकरानी है, बाल्थाजर नाम का जो है वकील का वेश रख करके और उनके जो है संरक्षक का या हेल्पर का रूप बना करके पोर्शिया और नरीसा जाती हैं। तो जेसिका साइलाक की पुत्री हैं जो कि एक यहूदी हैं, और इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। और आपको बिल्कुल सही, सब करेक्ट हैं सब बच्चे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, व्हाट डज द कर्टेन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा। कर्टेन रेजर का क्या मीनिंग है बताइएगा। वन हु रेजेस कर्टेन्स, वे लोग जो कर्टेन उठाते थे। अ मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर, या कोई आधुनिक ड्रामा गंभीर मिजाज वाला। सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रूथ, या कोई सुपर नेचुरल एजेंसी है ड्रामा की जो है कुछ सच्चाई को बयां करती है। या शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। मुझे लगता है ये तो सभी बच्चे करेक्ट हैं, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। याद रखिएगा, जब जो है ड्रामा थिएटर में परफॉर्म किया जाता था, तब जब मेन गेस्ट नहीं आए रहते थे तो दर्शकों को बजाए रहने के लिए, दर्शकों का मनोरंजन के लिए, और वो बोर ना हो कि अभी मेन गेस्ट आए ही नहीं, उस लिए शॉर्ट प्ले प्रस्तुत किया जाता था मेन प्ले के पहले। वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता था, या कोई इंफॉर्मेशन, या फिर अम्यूजमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट इसका उद्देश्य होता था। दैट इज कॉल्ड कर्टेन रेजर, ठीक है। तो बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द आइडिया दैट द गुड आर रिवॉर्डेड एंड द इविल पनिश्ड इन टर्म्ड। सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, वो क्या होता है? सीधी सी बात, बस आप ऐसे याद रखें। डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय, ये और दूसरा पोएटिक जस्टिस, तीसरा पैथेटिक फैलेसी, और चौथा सॉलिलॉकी। ये सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी भी आपको मिल जाएंगे। डिवाइन जस्टिस, पोइटिक जस्टिस, तो देखिए डिवाइन जस्टिस नहीं होता है, बल्कि कालामिटी एक शब्द है जो लिटरेचर से संबंधित है। ये गलत हो गया, क्योंकि आप देख पाते हैं कि ड्रामा में जब जब जो है विलियम शेक्सपियर के समय में ड्रामा पॉपुलर हुआ, तो कैरेक्टर इज डेस्टिनी, ये शब्द विलियम शेक्सपियर के पात्रों से रिलेटेड है। तो पोएटिक जस्टिस बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी वाले बच्चे एक नंबर ले लें। पैथेटिक फैलिसी क्या होता है, यहाँ आंसर नहीं है। यहाँ नेचुरल ऑब्जेक्ट को, जी ठीक है, फूल, पत्ती, नदी, पर्वत, पठार, मैदान को मानव की तरह प्रस्तुत करना पैथेटिक फैलिसी होता है। और सॉलिलॉकी आप जानते हैं कि अपने मन की बात को जोर जोर से कहना और ये प्रतीत करना कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है, बट ऑडियंस आपको सुनेगी। समझ पा रहे हैं ना? तो चारों बातें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेरीफ्रेजिज विच इज अ राउंड अबाउट वे स्पीच और राइटिंग इज ऑल्सो नोन एज। पेरीफ्रेजिज को और किस नाम से जाना जाता है? गोल गोल घुमा के बातें करना, सीधे से मुद्दे पर ना आना, ठीक है। एल्यूजन, लाइटोटीज, या सरकमलोक्यूशन, या यूफेमिज्म। बताइएगा विच फिगर्स ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? गोल गोल घुमा के बातें करना, सीधे मुद्दे पे ना आना। एल्यूजन मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, ये आंसर नहीं होगा। सी वाले बच्चे एक नंबर ले लें, बिल्कुल सही, आप सभी करेक्ट हैं। सरकमलोक्यूशन इज ऑल्सो नोन एज पेरीफ्रेजिस, ठीक है। तो यहाँ पर लिटोटिस मतलब नकारात्मक में सकारात्मक, यूफेजिम मतलब अनप्लीजेंट साउंड को प्लीजेंट बना के प्रस्तुत करना कि उतना बुरा ना लगे। तो सरकमलोक्यूशन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द सेक्शन ऑफ एसेंशन ऑफ जेम्स फर्स्ट इन
इनऑगरेटेड द जैकोबियन एज? बताइएगा। जेम्स फर्स्ट के नाम से जैकोबियन एज जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स्थ थे। तो इनका समय क्या था, कब इनका राज्यारोहण हुआ, ये कौन थे, ये सब जो है आपको जानना चाहिए। तभी आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि यदि आपने ये दिमाग में रख लिया कि राजा कौन था इंग्लैंड का, उस राजा के हिसाब से ही तो सारे कवि और राइटर से चलेंगे। तो बस आपको यही दिमाग में रहेगा कि कौन सा एज के कौन से किंग थे इंग्लैंड में, तो आपको राइटर और पोएट से रिलेटेड बहुत बढ़िया से इंफॉर्मेशन को रिलेट करने में, ठीक है, सहायता मिलेगी। तो जेम्स फर्स्ट की बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही, बी ऑप्शन वाले बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। बी वाले एक नंबर ले लें। अब चलिए क्लियर किया जाए। देखिएगा, जब आप देखते हैं कि मैरी, जो जिनको ब्लडी मैरी कहते हैं, जो हेनरी एट्थ की बड़ी बेटी थी, ठीक है, जिनको ब्लडी मैरी कहा जाता है, वो कैथोलिक थी। और जब ब्लडी मैरी की मृत्यु होती है तो एलिजाबेथन रानी बनती हैं, जो कि ब्लडी मैरी की सौतेली माँ की बेटी थी, विकेंस से सौतेली बहन थी एलिजाबेथन मैरी की। और एलिजाबेथन जब आती हैं तो एलिजाबेथन कब आती हैं, इसको याद रख लेंगे। जो है 1558 में राज्यारोहण इनका होता है और 1603 तक ये राज्य करती हैं। और इनके समय में कोई भी ऐसा धर्म से रिलेटेड लड़ाई नहीं हुई कि जो है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक से को लेकर के विवाद होता रहे, क्योंकि इन्होंने किसी मतलब ऐसे धर्म दोनों में से किसी अपने नाम पे नहीं रिप्रेजेंट किया कि मैं कैथोलिक हूँ या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आप देखते हैं एलिजाबेथन के बाद जैकोबियन एज आता है, जो 1603 से 1625 है, जिसमें जेम्स फर्स्ट आते हैं, ब्लडी मैरी के बेटे। क्योंकि एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी और इनके अपने कोई संतान नहीं थी, ठीक है। तो जो 1603 में ये आते हैं और 1603 में से 1625 तक रहते हैं। फिर जेम्स फर्स्ट के बाद आते हैं चार्ल्स फर्स्ट, जिनका समय है 1625 से लेके 1649 तक। इनको बीहेड कर दिया जाता है। फिर कॉमनवेल्थ पीरियड आता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649 में जब ये बीहेड होते हैं तो 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड चलता है, जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं। और उसके बाद 1660 में फिर से मोनार्की रीस्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज। और चार्ल्स सेकंड को ससम्मान बुलाया जाता है, जो कि जब चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु हो रही थी, मतलब उनका गला बीहेड किया जा रहा था, तो जो है वो भाग गए थे, ठीक है। तो चार्ल्स सेकंड आते हैं 1660 में। तो अपना आंसर मिल ही गया 1603, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विथ। एसे ऑन क्रिटिसिज्म का संबंध किससे है? जॉन राइडन से, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन से, अलेक्जेंडर पोप से, या जो है मैथ्यू अर्नोल्ड से। विच ऑप्शन विल बी राइट आंसर? बताइएगा किसका संबंध है? अलेक्जेंडर पोप का। बिल्कुल आप सभी करेक्ट हैं, अलेक्जेंडर पोप इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये हीरोइक कपलेट में लिखा हुआ एक पोयम है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो अलेक्जेंडर पोप को आप याद रखें। इनका बर्थ 21 मई को हुआ था 1688 में। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 मई को, ठीक है, 1744 में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। और ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म के बारे में और देख लें, 1709 में लिखा गया था, बट आपका जो है उसी समय ये लिखा गया था 1709 में, बट पब्लिश हुआ था 1711 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइएगा। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन ने किसने लिखा? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, जेम्स बॉसवेल ने, हैरोल्ड पिंटर ने, या लॉर्ड मैकाले ने? बताइएगा। लॉर्ड मैकाले वही जो अपने भारत में आए थे और अंग्रेजी शिक्षा का विकास के लिए जाने जाते हैं, भारतीय शिक्षा की हंसी उड़ाई थी। और इनको ही श्रेय जाता है कि इन्होंने ही भारत में उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दी जाए। सभी लोग बीएड कर लिए होंगे, तो बीएड वगैरह में ये सब बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। इनका निस्यंदन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा छन छन के जाएगी। तो लॉर्ड मैकाले की बात करें तो ये लाइफ ऑफ मिल्टन लिखे हैं, ठीक है। और आपको मिल जाएगा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी मिल्टन पर जीवनी लिखी है, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पर जीवनी किसने लिखी है? तो आपको मिल जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे,
करेक्ट है, बिल्कुल सही, जेम्स बॉसवेल ने, ठीक है, जेम्स बॉसवेल ने लिखी है। कब लिखी है तो डेट भी याद रख ले, 1791 में जो है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन नाम से जीवनी लिखी है। और आपको पता है 52 पोएट की जीवनी खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी के बुक जो है, बुक के जो है राइटर कौन है, जो आप देख पाते हैं हेमलेट का सोर्स बनता है, बताइए। जॉर्ज पील यूनिवर्सिटी विट्स थे, जॉर्ज थॉमस किड भी यूनिवर्सिटी विट्स थे, क्रिस्टोफर मार्लो भी यूनिवर्सिटी विट्स थे, बट डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हैं बेन जॉनसन जो है, जो कि कॉमेडी की वजह से जाने जाते हैं, क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल जो है थे ये, तो इनको नहीं जो है यूनिवर्सिटी विट्स माना गया है। तो यूनिवर्सिटी विट्स जॉर्ज पील, थॉमस किड, थॉमस नॉस है ना, थॉमस लॉज, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, ये सब यूनिवर्सिटी विट्स थे, जो या तो कैम्ब्रिज या तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, जिसमें से माना जाता कि थॉमस किड कहीं नहीं पढ़े थे, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स आपको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैंने ऐसे ही आपको याद दिलाने की कोशिश की। तो आप सभी बी वाले बच्चे करेक्ट हैं, ओके। ये आप कब कब लिखा गया तो याद रखें, 1582 से लेकर के 1592 के बीच में लिखा गया था, इसको याद रखिएगा, बिटवीन 1582 एंड 1592 बाय थॉमस किड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, नेम द फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच इन द फॉलोइंग लाइन बॉयज विल बी बॉयज। ये क्या है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इपिग्राम है और या मेटोनमी है या लिटोटेस है या अंडर स्टेटमेंट है, बताइए। इपिग्राम क्या होता है, इसको याद रखिए, इसको सूक्ति कथन कहते हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बातें। जैसे आप देखते हैं एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है, जिनकी स्टाइल को अफोरिस्टिक स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। आप बताइएगा इसका मतलब क्या है, जैसे आप हिंदी में कहते नहीं है सठे साठे हम समाचार, जैसे को तैसा, उसी प्रकार से इंग्लिश में टिट फॉर टैट है ना, कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, ओके। तो वैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये शब्द है, बच्चा तो बच्चा ही है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, ये चीज़ आपका बॉयज़ विल बी बॉयज़ इपीग्राम है। बिल्कुल आप सभी ए वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही जा रहे हैं। बाकी देख लीजिएगा, मेटोनमी क्या होता है, नेम चेंज होता है, लिटोटेस मतलब नकारात्मक में सकारात्मक, या अंडर स्टेटमेंट मतलब ज़्यादा को कम बताना। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लेट्स गो टू बेड, ये क्या है, लेट्स गो टू बेड मेटाफर है, जक्स्टा पोजिशन है, जक्स्टा पोजिशन मतलब दो अपोजिट आइडियाज अगल बगल जो है रहें, दैट इज कॉल्ड जक्स्टा पोजिशन, ओके। मेटोनमी या आयरोनी क्या होता है, ये लेट्स गो टू बेड, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, देखिएगा। यहाँ बेड के माध्यम से बात हो रही है कि चलिए सोने चला जाए, तो बेड, लेट्स गो टू बेड नाउ मतलब बिस्तर पर चलते हैं, तो मेटोनमी है, ठीक है। मेटोनमी नेम चेंज, इसी से मिलता जुलता सेनेक्डॉकी है, तो इसको याद रखिएगा, मेटोनमी करेक्ट आंसर है। जक्स्टा पोजिशन, मेटाफर और आयरोनी नहीं है। सी वाले बच्चे एक नंबर ले लें। और आप जो है आप अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप अपने स्कोर बताते हैं तो मुझे खुशी होती है कि कितना कौन सा बच्चा कितना गेन किया, और जो है किन किन चीज़ों में आपको डाउट्स हैं वो डाउट भी आप लिख के भेजें, या किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए वो भी भेजें, ठीक ना। तो चलिएगा, ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल, बताइएगा ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। रिजेंबल मतलब सदृश या समान दिखना, बताइएगा। थिसल एक जो है एक प्रकार का फूल होता है, जब आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो बैगनी और जो है ग्रीन कलर में, यानी कि वॉयलेट और ग्रीन कलर में आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे, बचपन में भुआ वगैरह उससे निकलता था, तो बस यही समझाने का श्रेय है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ही रिजेंबल्स दैट एनिमल दैट ब्रोज ऑन थिसल, यहाँ बात हो रही है कौन से फिगर ऑफ स्पीच की, टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी जो है देखिए नहीं है। पेरीफ्रेजिस की अगर हम लोग बात करें तो पेरीफ्रेजिस मतलब सर्कमलोक्यूशन, तो यहाँ पर देखिएगा पेरीफ्रेजिस सर्कमलोक्यूशन बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर इसको आप सुधार कर लें, बी एंड सी होना चाहिए था, ए एंड बी को आप बी और सी बना लें, तो यही दोनों करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। बोथ बी एंड सी मतलब
पेरीफ्रेजिस और सर्कमलोक्यूशन दोनों है, सीधे से उसको भला बुरा ना कह के घुमा फिरा करके बातें करना, दैट इज कॉल्ड पेरीफ्रेजिस और सर्कमलोक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, टॉटल्स मिसलेनी कंटेन्ड, टॉटल के मिसलेनी में कितने सोनेट्स थे? आपको पता है इसका नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये टॉटल जो थे ये रिचर्ड टॉटल थे, ये पब्लिशर का नाम था, इसको याद रखिएगा, ये पब्लिशर का नाम था। टॉटल्स मिसलोनी में टॉटल और रिचर्ड टॉटल इनका नाम था। 1557 में, याद रखिएगा 1557 में इसको लंदन में क्या किया गया था, पहली बार पब्लिश किया गया था। और ये क्या था, इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो इट कंटेन्स 60 सोनेट्स, 60 सोनेट का कलेक्शन था। ओके, आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसकी रचना है? विलियम फॉकनर की, आर्थर मिलर की, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की? बताइए। अगर विलियम फॉकनर आप कहेंगे तो ये भी अमेरिकन है, आर्थर मिलर भी अमेरिकन है, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी अमेरिकन है, बट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरिश पोएट हैं। बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम सब? तो क्वेश्चन नंबर 25 मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही, बी वाले विद्यार्थी करेक्ट हैं, बी वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। आर्थर मिलर की रचना ऑल माई सन्स बहुत फेमस है ना, आप देख पाते थे कि सिलेंडर के सील को लेकर के जो है उसमें कहानी दिखाई गई है, जो अमेरिका में रियलिटी जो है कोई सत्य घटना पर आधारित है, जो ऑथर को उसकी सासू माँ ने जो है सुनाया था। तो आर्थर मिलर जो है ऑल माई सन्स ये रचना है इनकी। डेथ ऑफ सेल्समैन भी इनका ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और आगे देखें तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है। और कब ये पब्लिश हुआ था इसको याद रखिएगा, 1949 में ये एक प्ले था जो लिखा गया था आर्थर मिलर के द्वारा। ही वॉज अमेरिकन प्ले राइट। इट वॉज द रेसिपिएंट ऑफ 1949 पुलित्जर प्राइज। सो जो है इनको ड्रामा के लिए मिला था, और टोनी अवार्ड भी इनको मिला था बेस्ट प्ले के लिए। तो मुझे लगता है आप सभी को ये 25 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो या लगे कि ये क्वेश्चन मुझे और अच्छे से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताएं। क्या आपका व्यू है क्लास को लेकर के, कैसी क्लासेज आपको समझ में आ रही है या नहीं, कैसी लग रही है, ठीक है, वो सब साझा करें, वीडियो को लाइक करें, अपने स्कोर बताएं, ये सब आपका जो है आप ध्यान में रखते हुए काम करें। थैंक्स अलॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। करते रहें तैयारी, आगे बढ़ते रहें।